मैथ्स के डिफरेंट फील्ड के बारे में उनको शिक्षित कर देता है। क्लासरूम में जाने के बाद पता चला कि आज का टॉपिक मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड है। मैंने बच्चों को कह दिया कि चलो शुरू करो, एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन आंसर शुरू करो। इट इज द रॉन्ग वे, एज आई थिंक। ये गलत तरीका होता है पढ़ाने। मैंने बहुत सारे स्कूलों में देखा है, टीचर लोग क्या करते हैं कि क्लासरूम में इन किए, वो एक तो उनका चेहरा बहुत ही भयानक हो जाता है बच्चों के सामने आते। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा आप अपने बच्चे के साथ अपने घर में बिहेव करते हैं, आपको हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि ये बच्चे भी मेरे ही बच्चे हैं, इनको किस तरीके से, किस आसान से लैंग्वेज में समझाएं। आपको पीछे तक नजर डालना है। जरूरी नहीं है कि आपके क्लासरूम में सबसे आगे जो बच्चा बैठा हुआ है उसका मेंटल एबिलिटी और जो पीछे बैठा हुआ है सभी का मेंटल एबिलिटी एक समान नहीं होता है। जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियां, ये 5 उंगलियां इन लेंथ एक समान नहीं होती है। उसी तरह से हमारे क्लासरूम के बच्चे जितने हैं, उन लोगों का मेंटल एबिलिटी जो है वो अलग अलग लेवल का है। उनका आईक्यू, जिसको इंटेलिजेंस या क्वांटम बोलते हैं, वो भी अलग अलग है। आप देखते होंगे कि किसी का ग्रैस्पिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है और किसी का क्या है, बहुत ही पुअर होता है। उसको बार बार समझाने का कोशिश कीजिए। कभी भी एंग्री लैंग्वेज आपका नहीं। जब आप उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करेंगे तभी बच्चे आप पर भरोसा करेंगे। आप उनके प्रति उत्तरदायित्व हैं, वो आपके प्रति उत्तरदायित्व कभी नहीं। इस बात को आप हमेशा याद रखिए। अब मैं आता हूं फिर से उसी टॉपिक पर कि क्लासरूम में इन करने के बाद आपको पता चला एज ए मैथमेटिक्स टीचर कि आज बच्चों को मेंस्ट्रुएशन पढ़ाना। अब मेंस्ट्रुएशन में ढेर सारे टॉपिक्स आते हैं। उसमें पहला एक्सरसाइज जो है वो रिलेटेड है एरिया और पेरीमीटर से। डिफरेंट शेप्स आपके सामने हैं, उनका एरिया बताना है, उनका पेरीमीटर बताना है। हमने क्या किया कि बोर्ड पर उस शेप्स से रिलेटेड उस एरिया का वो फार्मूला लिख दिया, उसका पेरीमीटर निकालने का फार्मूला लिख दिया। बस मेरी जवाबदेही इतने तक मैंने खत्म किया और बच्चों को एक ऑर्डर प्लेस कर दिया कि ठीक है आप लोग बनाना शुरू कर दें। ये गलत तरीका। आप उसको पहले अच्छी तरह से ये बताएं कि एरिया होता क्या, पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर को किसी एक शेप से जब रिलेट करते हैं तो उस पेरीमीटर को हम यूज करते हैं एज अ सर्कमफेरेंस। उसको ये चीज बताने की कोशिश कीजिए। जैसे सर उसको मैं कर सकता हूं, सर उसको हाँ बेटा जी। अब जैसे ये हमारा बोर्ड, इसी बोर्ड को एक एग्जाम्पल के रूप में आप बच्चों को दिखाएं। उनको बताइए कि एरिया किसे कहते हैं। सबसे पहले उसको आसान लैंग्वेज में जो हमारा परिवेश है, उस परिवेश के अनुकूल जो भाषा वो जल्दी पकड़ सके उस लैंग्वेज में उसको बताइए। जरूरी नहीं है कि बुकिश लैंग्वेज ही वो समझेगा। बुकिश लैंग्वेज आप यूज करेंगे तो उतना तो उसके बुक में भी लिखा हुआ है। अगर वो खुद से इतना कैपेबल होता कि उस बुक को पढ़ करके वो समझ लेता तो फिर आपकी जरूरत उसको क्यों।
उसको आप अपने लैंग्वेज में बताइए। मैंने बहुत सारे टीचर को देखा है कि बुक में जो लैंग्वेज लिखा रहता है उसको वो रट लेते हैं और उसी को वो सिर्फ मान लीजिए। अगर मान लीजिए कि देयर वाज अ किंग, मैंने क्लासरूम में लिखाया देयर वाज अ किंग और बच्चे वाज के जगह इज देयर इज अ किंग, मैंने क्या कर दिया कि नहीं इस चीज को मैं नहीं मानता, मैंने वाज लिखा है। तो अपने अंदर आपको सबसे पहला चीज ये करना पड़ेगा, एज ए टीचर आपको अपना स्किल को डेवलप करना पड़ता है। अब आइए कि वो एरिया बताना है, तो एरिया के बारे में उसको पहले ऐसे हम समझाएंगे कि देखो बच्चों, ये दीवार और दीवार में टंगा हुआ है ये हमारा बोर्ड, इस दीवार का कितना जगह वो छेका हुआ है बोर्ड, वो बोर्ड का एरिया हो गया। उसके बाद अब उसको लिखाइए आप कि स्पेस ऑक्युपाइड बाय द बोर्ड इज इट्स एरिया। उसका कंसेप्शन 100% नहीं तो 95% वहीं पर क्लियर हो जाए। बाकी जो उसके अंदर डॉट है वो आपसे निश्चित रूप से पूछेगा। कब पूछेगा? जब बीच बीच में आप उसको अपने में सम्मिलित करने की कोशिश करें। ये हमेशा आपको याद रखना है कि उसको मेन स्ट्रीम में, हमारा पीछे का जो बच्चा बैठा हुआ है उसको लाना है मेन स्ट्रीम में। जब उसका विश्वास आपके प्रति सुदृढ़ होगा तभी जाकर के आपका प्रयास सफल होगा। उसके बाद उसको बताते हैं पेरीमीटर, कि पेरीमीटर किसको कहते हैं। तो पेरीमीटर के बारे में बताइए, बोर्ड का ही एग्जांपल लेकर के कि दिस बोर्ड हैज 4 बाउंड्री लाइंस, 2 अपर एंड 2 साइड लाइंस, 2 ऊपर में और 2 नीचे में। इसका शेप कैसा है जी? बच्चे निश्चित रूप से आपको जवाब देंगे कि इसका शेप सर रेक्टेंगुलर है। अब उसको पूछिए कि रेक्टेंगल की विशेषता क्या होती है, उसका कोई एक कैरेक्टर बताओ, तो वो आपको बताएगा। क्लास में जो समझदार बच्चे हैं, हमेशा बच्चे से ही क्वेश्चन कीजिएगा। सो जो समझदार बच्चे हैं वो बताएंगे कि सर अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल इन रेक्टेंगल। तो अब उसको बताइए कि 2 अपर और लोअर साइड जो है उस दोनों का लेंथ जो है एक समान होगा, इक्वल होगा। 2 साइड में जो है वो भी इक्वल लेंथ के होते हैं। तो सम ऑफ द साइड्स ऑफ लेंथ इज इट्स पेरीमीटर। अगर वो नहीं समझा तो उसको फिर अपने लैंग्वेज में हम बताते हैं कि दोनों ऊपर और नीचे वाले साइड के लेंथ का सम प्लस दोनों साइड के लेंथ का सम क्या होता है, वही इसका पेरीमीटर हो गया। उसके बाद अब उसको बताइए कि ये तो आप रेक्टेंगल आते हैं, स्क्वायर आते हैं, रोम्बस आते हैं, देयर आर सो मेनी डिफरेंट शेप्स एक्सेप्ट सर्कल। जब सर्कल के तरफ आप जाते हैं तो इस पेरीमीटर का दूसरा नाम हो जाता है सर्कमफेरेंस। अब उसको ये बताइए कि सर्कमफेरेंस और ये जो पेरीमीटर होता है दोनों सेम होता है। सर्कल के आर्क का जो टोटल लेंथ होगा वो सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा। अगर आप हायर क्लास के टीचर हैं मैथमेटिक्स के तो वहां पर आपको फार्मूला लिखना ही पड़ेगा। फार्मूला लिख देते हैं कि सर्कमफेरेंस निकालने का फार्मूला होता है 2 पाई r। अब बच्चे को पूछिए कि ये पाई क्या होता है, बच्चे बताएंगे कि सर पाई जो होता है उसका वैल्यू 22/7 और 3.14 होता है। अब उससे ये सवाल कीजिए कि why 22/7 is the value of that pi।
उसके अंदर में क्यूरियोसिटी का विकास होगा, वो जानने के लिए हमेशा तत्पर होगा। ये कि क्या ये सर नया नया टॉपिक बता रहे हैं, सारा क्लासरूम आपके तरफ आकृष्ट होना शुरू हो जाए। अब बीच में मान लीजिए कि कोई बच्चा हाथ उठा के पूछा, उसको डांटना कभी नहीं है। अगर वो फिर से शुरू से समझना चाह रहा है, उसको शुरू से थोड़ा सा पोलाइटली उसको समझाने की कोशिश कीजिए। अब उसको बताइए कि पाई का वैल्यू जो ये 22/7 है, ये रिलेशनशिप को शो करता है किस किस के बीच का, तो circumference of that circle और diameter of that सर्कल, उसके रेशियो का वो रिलेशनशिप बताता है 22/7। ये आपको बताने से पहले जरूरी नहीं है कि हर एक चीज हर किसी टीचर को आता है, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आप प्रिपेयर्ड होकर के क्लासरूम में आएंगे। कभी भी बच्चों को, मैंने शुरू में एक ट्रेनिंग हुआ था, आप लोगों को याद होगा कि मैंने उसमें भी एक चीज बोला था कि जो चीज हमको नहीं आता है और क्लास में मेरे बच्चे बैठे हुए मुझसे ठीक वैसा ही प्रश्न कर दिए जिसको कि हम अच्छी तरह से डिफाइन नहीं कर सकते, वहां कभी भी हेजिटेट नहीं हुई कि मुझे नहीं आता है। आपको क्या आता है क्या नहीं आता है वो बच्चे भी समझ लेते हैं, उसका थोड़ा सा आइडिया आपके स्टूडेंट को भी हो जाता है। वहां पर अगर हम ये शो करेंगे कि एवरीथिंग आई नो, आपका ये गलत एटीट्यूड। मैं क्या करता हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि मुझे कोई चीज अगर नहीं आ रहा है और बच्चों को अभी बताने का है, मैं तुरंत ये बच्चों को बोलते हुए क्लास से निकलता हूं कि देखो मेरे पास इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन के लिए कोई क्लियर कंसेप्शन अभी नहीं है। मैं आ रहा हूं अपने प्रिंसिपल सर से, अपने एकेडमिक इंचार्ज से, या हमारे जो सीनियर क्लास के मैथमेटिक्स के टीचर हैं मिस्टर कुमोद रंजन, उनसे मैं पूछ के आ रहा हूं, तभी जाकर के मैं आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझा दूंगा। हो सकता है कि आपको क्लासरूम से बाहर जाने की नौबत तक नहीं आए। क्यों? क्योंकि आपके ही उस क्लास में कोई एक बच्चा वो बोलेगा कि सर मुझे आता है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप हेजिटेट करेंगे, अगर आप वहां पर अपने को ये बताएंगे कि मुझे सभी चीज की जानकारी है, तो आपका वो एटीट्यूड क्या हो जाएगा, हमेशा गलत हो रहा है। मैं एक टीचर को पर्सनली जानता हूं, वो मेरे रिलेशन में है और मैथमेटिक्स के ही टीचर थी, अब रिटायर कर गई। तो उनके बारे में मैं एक कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। अब क्लासरूम में कोई एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स का उनसे नहीं होता, तो शी ऑलवेज यूज्ड, वो क्या करती थी कि उनके दिमाग में तो ये था ही कि ये बच्चा जो है क्लासरूम में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो क्या करती थी कि ए लड़का तुम बहुत तेज बनते हो, कुछ ना कुछ उसका गलत एक्टिविटी पकड़ लिए पिछले 10 दिन का भी, तुम उस दिन तुम्हारा एक्टिविटी ऐसा था, तुम खड़ा हो तो खड़ा हो गया, चलो बना दो इस क्वेश्चन। अब वो बच्चा बना दिया और वो मैन्युअली उसको देखते हुए वो खुद भी समझ लेती थी। तो मेरा कहने का मतलब, आप बच्चे को कभी भी इस तरीका से डिमोट नहीं। दूसरी बात है ये कि कोई साइंस टीचर भी हो सकते हैं, हायर क्लास में वो जा रहे हैं और टॉपिक है वैलेंसी, उसको बताना नहीं,
अब बच्चा बार बार वो कंफ्यूज हो रहा है। तो मेरे विचार से सबसे आसान तरीका जो वैलेंसी निकालने का होता है वो होता है थ्रू ऑक्टेट। उसको ऑक्टेट के बारे में आप केवल समझा दीजिए ना कि किसी भी एलिमेंट के 4 सेल्स बनते हैं। सबसे इनर सेल, उसके बाद का सेल, उसके बाद का सेल और आउटरमोस्ट सेल। अब इनर सेल का नाम आप ए रख दीजिए, उसके बाद का एल रख दीजिए, उसके बाद का एम रख दीजिए, उसके बाद का एन रख दीजिए। उसके बाद उसको बताइए कि जो मेटल हो और नॉन मेटल हो दोनों में एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। मेटल है, नॉन मेटल है, एक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और एक क्या करेगा, उसको लूज करेगा। इसी पॉइंट को उसको आगे बताइए कि जो लूज कर रहा है वो क्या है, जो गेन कर रहा है वो क्या है। अब उसको ऑक्टेट के बारे में समझाइए। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, बच्चे निश्चित रूप से आपको बताएंगे कि सर हाइड्रोजन नॉन मेटल है। नहीं, अगर मेटल के बारे में उसका कंसेप्शन क्लियर है तो वो निश्चित रूप से आपको बता देंगे कि वो नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल है, हाइड्रोजन है, तो उसका वो एटॉमिक स्ट्रक्चर बताइए, फिर उसको ऑक्टेट पर लेके जाइए और उसको बताइए। तो इस तरीका से अगर हम उसको पढ़ाते हैं आसान शब्दों में, तो मेरे विचार से हमारा जो पिछला बच्चा है, जो कॉर्नर में बैठा है, वो धीरे धीरे क्या करेगा कि आकृष्ट होगा, उसका ध्यान जो है क्लास में ही लगा रहेगा। अब चौथा पॉइंट, एडमिट व्हेन यू डोंट नो। मैंने अभी बताया कि कभी भी आपको अपना सुपरमेसी नहीं दिखाना है कि आई एम द टीचर, नेवर। ये आपका बहुत ही गलत एटीट्यूड है। आप भी हमेशा कुछ ना कुछ, किसी न किसी से, आइदर इट इज नेचर, योर कलीग्स, योर एल्डर्स, नहीं, कोई भी हो सकता है जिससे कि हमें सीखने का अवसर मिलता है। तो हम भी एक स्टूडेंट ही हुए ना वहां पर। देखिए, ज्ञान की प्राप्ति के डिफरेंट वेज होते हैं। वो संस्कृत के सर लोग बताते रहते हैं, हिंदी के टीचर लोग बताते रहते हैं। मुझे उसमें से 2 बहुत ही परफेक्ट लगा। जो परफेक्ट लगा मैं उसी को शेयर करना चाहता हूं। देख करके, आप देख करके भी किसी चीज को समझ सकते हैं और सुन करके किसी चीज को आप समझ सकते हैं। तो मैंने बताया कि नेचर जो होता है, आपसे छोटे हों, बड़े हों, आपके कलीग्स हों, आपके सीनियर ऑफिशियल्स हों, आप हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मैं, अगर इंदू मैम के पास बहुत सारा अनुभव है, क्योंकि उनका एज हो चुका है, मेरे से तो ज़्यादा एजेड है वो, निश्चित रूप से मेरे दिमाग में ये हमेशा होना चाहिए कि जितना मेरा अनुभव है उससे कहीं ज़्यादा इंदू मैम का अनुभव। मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि इंदू मैम से भी कुछ लिया जाए। शंकर सर हैं, मेरे से बहुत छोटे उम्र के हैं। कुमुद सर मेरे बहुत छोटे हैं। स्कूल सो मिस अंकिता मैम, मिसेज अंकिता मैम, ये मैम जो है, इन लोगों को मैं अपना बच्चा समझता हूँ। लेकिन फिर भी कोशिश ये रहती है मेरी कि इन लोगों के अंदर जो है उसको भी मैं थोड़ा सा लेने का प्रयास करूं। तो आप कभी भी ये शो नहीं करें क्लासरूम के अंदर
कि एवरीथिंग आई नो। एडमिट, इसको एडमिट करना कि ये चीज, इस चीज के बारे में मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है। तो जब मैं अच्छी तरह से पहले खुद कन्विंस हो लेता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को आकर के वो बताऊंगा। अब इसी पर एक मैं सच्ची बात आप लोगों को बताता हूं। पहले मैं दिल्ली में टीचिंग जॉब ही करता था, एक पब्लिक स्कूल में। वहां हमारे एक कलीग थे जहां पर कि वो सीनियर क्लास के बच्चे को पढ़ाते थे। हालांकि मुझे पता था कि ही इज नॉट कैपेबल टू टीच। उनमें इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो उस लेवल के बच्चे को पढ़ाते, लेकिन अपना सुपरमेसी दिखाने के लिए वो, और उस फैमिली से उनका कोई रिलेशनशिप रहा होगा, इसलिए वो लोग उनको बर्दाश्त कर रहे थे बहुत लंबे समय से। तो वहां पर छोटे क्लास के बच्चे को पढ़ाने के लिए मेरे से वो कांटेक्ट, मुझे हायर किया गया। अंदर वाले रूम में वो सर पढ़ाते थे और बाहर बरामदे पर मुझे दिया रहता था बैठने के लिए। मैं छोटे छोटे क्लास के बच्चे को, शायद 5 या 6 क्लास का वो बच्चा था, तो उसको मैं पढ़ा रहा था। पढ़ाते समय एक दिन जो है उन लोगों का टॉपिक आ गया कि सर डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा हम लोगों को बता। तो मैं उन लोगों को 2, 3, 4, 5, 6 बताया। 7 जब मैंने उन लोगों को बताया कि कोई नंबर है, उसके यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और रेस्ट से उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। अगर आपका रिजल्ट 0 या 7 का मल्टीपल आता है तो वो जो नंबर आपके सामने था वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। इतना सुनना था कि अंदर वाले सर बाहर निकले ये कहते कि सर जब आपको नहीं आता है तो क्यों आप करते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा किसी मामले को लेकर के शॉर्ट टेम्पर, ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होता है, मेरा दिमाग तुरंत गर्म। मैंने कहा कि सर एक सेकंड, हाँ सर, वो थोड़ा सा लॉडली बोल रहे थे और मैं उनका वो इंटेंशन समझ लिया था मैंने कि अब उनकी ये चाहत हो गई थी कि इस बच्चे को भी वही पढ़ा, क्योंकि उसको एक लेवल तक हम ला चुके थे। वो 6 स्टैंडर्ड का शायद बच्चा था उस समय में। उनका इंटेंशन मुझे पता चल गया। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे तो नहीं आता है ये 7 का रूल, काइंडली आप ही बता दीजिए। मैं जानता था, 100% एश्योर था कि उनको 2 का भी रूल नहीं आता है, लेकिन उन्होंने मुझे डिमोरलाइज करने के लिए ऐसा बोला कि पेरेंट्स जो कि थोड़ा सा उतना वो अवेयर नहीं थे पढ़ाई लिखाई के से संबंधित, वो कोई इतना ध्यान नहीं रखते थे, तो उनके नज़र में बनने के लिए उन्होंने ऐसा कहा। मैंने कहा कि सर अभी आप बता दीजिए, मेरा तो गलत हो ही गया। उन्होंने कहा कि फिर से एक बार बताइएगा। बेकार सर, जब पहली बार गलत हो गया तो उसी गलती को मैं क्यों लिखा। तो बाद में वो है करना शुरू कर दिए कि रमन जी आपसे मैंने वैसे ही मजाक किया। मैंने बोला कि सर आपको ये मजाक नहीं करना चाहिए, बच्चे क्या समझेंगे उस समय। और फिर मैंने उनका इंटेंशन बच्चों के सामने क्लियर कर दिया और नेक्स्ट डे से वहां जाना मैंने कि भाई आप ही अपनी विरासत को आगे ले मुझे कोई नहीं। तो ऐसा कभी भी एक टीचर के रूप में हमें नहीं शो करना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता ही। तीसरा है रीड विथ योर स्टूडेंट्स। अब इस पॉइंट को अगर कोई लिटरेचर के टीचर 5-6 में जाते हैं हिंदी पढ़ाने के लिए, इंग्लिश पढ़ाने के लिए, संस्कृत पढ़ाने के लिए, उर्दू पढ़ाने के लिए, देयर आर सो मेनी लिटरेचर्स। तो जो भी लिटरेचर आपका सब्जेक्ट है, बच्चों से कोशिश कीजिए कि मेरा वो बच्चा
क्योंकि आपके नजर में है कि मेरा वो बच्चा, उसका वोकल कैपेसिटी पुअर है, तो जिसके बारे में आपके पास ये आइडिया है, उसी को बोलिए कि बेटा आप रिसाइट कीजिए। इससे क्या होगा? और उसको हमेशा, संजय सर ने भी कहा कि बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करते रहना, बच्चे में आत्मविश्वास जमेगा, उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इंक्रीज होता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि उसके कॉन्फिडेंस का लेवल हाई हो जाएगा। तो बच्चे से रिसाइट करवाने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, रिमेन काम एट ऑल टाइम्स ड्यूरिंग योर स्कूल पीरियड। आपका जो स्कूल का टाइमिंग है, आपके क्लास का जो आपका रूटीन में दिया गया टाइम है, उतने समय तक आप खुद पर कंट्रोल रखें। कभी भी आपका टेम्परामेंट शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अब कोई बच्चा नहीं समझ रहा, मैंने पहले भी कहा था कि सबका IQ एक समान नहीं होता है, कोई एक बार में समझ लेता है और कोई रिपीटेडली जब उसको आप डिफाइन करते हैं, समझाते हैं, तभी जाकर के उसको थोड़ा बहुत, 100% नहीं तो थोड़ा बहुत उसको समझ में आ जाता है। उस समय में हमको उद्वेलित नहीं होगा, गुस्सा नहीं करना। उसके बाद टेक एवरी अपॉर्चुनिटी टू मॉडल काइंडनेस। मैंने इस पर भी थोड़ा सा फोकस पहले कर दिया था। आपको अपने सभी बच्चों से एक समान व्यवहार करना। अब एक समान व्यवहार का ये कतई मतलब नहीं निकालें कि अगर मैंने इस बच्चे को पीट दिया तो अब पूरे क्लास को पीट देना, नहीं। आज का जो एजुकेशन का साइंटिफिक पोर्शन है वो बताता है कि यू नेवर यूज स्टिक्स। आपको आप लठाई नहीं है, जो आप लाठी का यूज कीजिए। आप पथ प्रदर्शक हैं, आप लठाई के नहीं। कुछ टीचर लाठी डंडा पर ही विश्वास करते हैं। कुछ एक टीचर को देखा गया है कि वो क्लास में जोर जोर से किसी बच्चे को डांटना शुरू कर देते हैं। तो मेरा जो अनुभव कहता है कि वो वायसली किसी के साथ व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा शांत चित्त रहना पड़ेगा, तभी जाकर के आपके क्लास का इन्वायरमेंट कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद सर्कुलेशन सबसे बड़ी चीज होती है। किस चीज को सर्कुलेट करना है? आपके अंदर जो आपका आइडिया है उसको आप सर्कुलेट कीजिए। कहाँ कीजिए? तो अपने स्टूडेंट के बीच में उसको सर्कुलेट कीजिए। अब ऐसा भी नहीं है कि एक टीचर के रूप में मैं क्लास में आया, मेरा जो वो ये जो एक्सप्रेशन है चेहरे का, वो बहुत ही कठोर एक्सप्रेशन बना के रखना पड़ेगा। कभी भी नहीं ऐसा कीजिए। आप फ्रेंडली बिहेव कीजिए अपने बच्चों से। अब पढ़ाते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? एक रास्ता आ जाएगी क्लास में, बच्चे ऊबना शुरू कर देंगे। बीच बीच में उसको थोड़ा सा उसके साथ लाइटली बिहेव भी करना, नहीं? अब आइए कि सर्कुलेशन की बात हो रही थी, तो आपके अंदर जो आपका थॉट है उसको आप अपने स्टूडेंट के बीच में सर्कुलेट कीजिए। उसके बाद आइए राइट विथ योर स्टूडेंट्स।
पॉइंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग कि सपोज कीजिए कि हमने कल जो होमवर्क बच्चे को दिया वो बच्चा करके आ गया। अब देखते होंगे, आप लोग भी करते होंगे कि क्लास में उसको हम चेक किए, किसी में एक्सेप्शनल लिख दिए, किसी में एक्सेलेंट लिख दिए, किसी में वेरी गुड लिख दिए, किसी में गुड लिख दिए। तो ये सब चीज जो उस पर हम नोट लिखते हैं तो उससे उसका इंकरेजमेंट होता है, उसका आत्मबल जो है वो बढ़ते रहता है। उसको इंकरेज कीजिए आप। उसके बाद follow through with consequences. A consequence must proceed, a non-negotiable. Students need to know there is a consequence for those serious infractions. They need evidence to believe they are safe in each classroom. ये बार-बार यही चीज आ रही है आपके सामने कि जब तक बच्चों को आपके ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं हो जाता है कि इस सर के, इस मैम के या इस मिस के क्लास में हम पूरी तरह से सेफ हैं, तब तक बच्चे खुलेंगे नहीं आपके साथ। आपको वो भरोसा बार बार देना, तभी जाकर के बच्चे आपसे खुलेंगे और परिणाम होगा कि उसका जो वो सोच है, जो निगेटिव सोच है, वो पॉजिटिव धीरे धीरे होगा। कभी भी ऐसा उससे ये नहीं कीजिए, आशा नहीं कीजिए कि हमने पढ़ाया और उसको एट वंस सारी बात समझ में, उसको सेफ रहने का भरोसा आप दिलाते रहिए। उसके बाद स्माइल ऑफन। कुछ टीचर अपने चेहरे को थोड़ा सा कठोर बना के रखते हैं क्लासरूम में। आपका फेस स्माइलिंग होना चाहिए, तभी आपके क्लासरूम का एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा। उसके बाद यूज एवरी अपॉर्चुनिटी टू मॉडल पेशेंस। ये सबसे ज्यादा नोटिस कौन करते हैं क्लासरूम के अंदर में? आपके बच्चे करते हैं कि इस सर के अंदर में पेशेंस कितना ज्यादा है और उसी के अनुकूल वो आपसे बिहेव करते हैं। अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, कुछ ऐसा वो एक्टिविटी कर देगा कि आप गुस्सा गए तो आपका जो मिशन था, आपका मिशन क्या है? क्लास को पढ़ाना, वो वहीं पर आपका दोस्त हो गया। तो नेवर यू लूज योर एसेंस। उसके बाद गिव किड्स अ चांस टू प्रॉब्लम सॉल्व ऑन देयर ओन। अभी जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि मैंने तो बता दिया एरिया, पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस या वो वैलेंस मैंने बता दिया। अब जो बच्चे हैं उनको क्लासरूम एक्टिविटी दे दीजिए, एक दो क्वेश्चन दे दीजिए कि तुम लोग इसको सॉल्व करके दिखाओ। बच्चे कोशिश करेंगे हमेशा कि ये चीज मेरे से हो जाए और वो भी सबसे पहले हो जाए। इसी कोशिश के अंतर्गत क्या हो जाएगा, उनमें कंपटीशन का फीलिंग आएगा, कंपटीशन की भावना प्रबल हो जाएगी और धीरे धीरे वो बच्चे हमारे स्किल्ड हो जाएंगे। उसके बाद लाफ विथ योर स्टूडेंट्स। इसका कहीं कोई दूसरा मीनिंग नहीं। अभी जैसा मैंने कहा था कि कुछ टीचर होते हैं वो कठोर चेहरा बनाते हुए हमेशा, कभी नहीं बच्चे को इंकरेज कीजिए, बच्चे का साथ हंसिए। हो सकता है कभी कभी उसको जोक भी सुनाना पड़ेगा। मेरे से बहुत
टीचर के रूप में, फाउंडर में मेंबर के रूप में विकी सर हैं, मैम हैं। इन लोगों से कभी कभी एक आध बार सुनने को मिला है, जैसे विकी सर एक बार बता रहे थे कि क्लास में शुरुआत में इन लोगों को डांस करके, गा करके बच्चे को बताना पड़ता था। इट इज द बेस्ट वे, ये बच्चे को पढ़ाने का सबसे उचित तरीका होता है। मैंने भी बताया कि देख करके भी हमें कुछ नॉलेज मिलता है, नहीं? और बच्चे हैं, उनका ध्यान कहां पर लगेगा? तो किस्सा कहानी में, नाच गाने में। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चे का कंसंट्रेशन जो है वो हाई लेवल का हो जाए। इसके लिए आपको ढेर सारा अलग अलग तरीका का प्रयास करना पड़ेगा। उसके बाद आता है ऑफर ऑप्शंस। इसमें आता है कि इफ वी स्टार्ट एन असाइनमेंट विथ you will have 3 choices, right? Kids may even get excited and are often much more willing than when we say the assignment is very good, excellent, कुछ भी उसको बोल दीजिए ना ऐसा वर्ड जिससे कि वो क्या हो जाए, प्रोत्साहित हो जाए। उसके बाद सिट विथ योर स्टूडेंट्स। आप अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए क्लासरूम में ही कुछ समय निकाल करके बचा करके रखिए, जिस समय का उपयोग आप उनके साथ बैठ करके करें। इसका एकमात्र उद्देश्य ये होगा कि जब बच्चों के बीच में हम बैठेंगे, वो अपना प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करेंगे और उस प्रॉब्लम को उसी जगह पर ऑन स्पॉट हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद लास्ट है आर्ट एंड म्यूजिक फीड द सोल। मैंने अभी बेकी सर के अनुमान का एग्जांपल लेकर के समझाया था। इससे क्या होता है कि बच्चे का ध्यान जो है वो क्लासरूम में ही लगा रहता है, नहीं? तो इन सारे टिप्स का अगर हम यूज करते हैं तो हमारा जो लास्ट गोल होता है, जो लास्ट गोल है मेरा कि हम अपने बच्चे को देश का एक सुयोग्य नागरिक बनाएं, उसमें हम 100% सफल होंगे। इसी आशा के साथ मैं यहीं पर इस सेशन को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। चलो किताब भेजिए ना। सर